नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ आपको स्क्रीन के दूसरे हिस्से में दिखाई दे रहे हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी का बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, जरा सुबह सुबह मेरे मुंह से कुछ अच्छी बातें सुनिए और अंदाजा लगाइए। आपके सामने एक पहेली रख रहा हूं, पजल रख रहा हूं कि ये कौन कह सकता है। वक्फ से जुड़े मामले में बड़ी अफसोस की बात है कि वक्फ बोर्ड पर काबिज लोगों ने वक्फ की करोड़ों की संपत्तियों को कौड़ियों के भाव खुर्द बुर्द कर दिया है। पहला सेंटेंस। दूसरा वाक्य सुनिए। महाकुंभ बहुत ही अकीदत भरा परब है, पर्व नहीं परब है, इसलिए जिन जिन मुसलमानी इलाकों, ऑब्जेक्शन मेरा, मुसलमानी इलाका कैसा है, बहरहाल जिन जिन मुसलमानी इलाकों से श्रद्धालु गुजरे महाकुंभ जाने के लिए, हजरात आप पुष्प वर्षा करिए। दूसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस यानी वाक्य। वक्फ के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ भी कहा है, हम उसका समर्थन करते हैं। ये तीसरा वाक्य। क्या आपने ये पहेली सुलझा ली कि ये तीनों वाक्य किसने कहे? अगर नहीं तो चलिए, ये कहा है मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने। ये वही मौलाना है जिसने अनाम किसी एक शख्स की कहानी की बुनियाद पर यह कहा था कि महाकुंभ की 54 बीघे जमीन वक्फ की जमीन है। मौलाना ने बाकायदे वीडियो जारी किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रशासक योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक एक इंच जमीन वक्फ के नाम पर जो हड़पी गई है उसको वापस लेंगे और दुरुस्त कर देंगे। अचानक मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी पलट गए, शरीफ हो गए, आदमी हो गए, क्या हो गए? या व्यालोक जी, क्या गधों को गधे जैसा ही इलाज कहिए, या लातों के भूत बातों से नहीं मानते? हालांकि अभी तो योगी जी ने लात चलाया नहीं है, बुलडोजर चलाया भी नहीं, अभी तो बात ही किया है। ये मुहावरा पलट गया मौलाना के इस केस में। दो बातें आप उसमें कहना शायद आप बाद में कहते या अभी आप भूल गए। योगी ने दो बातें और कही थी कि एक तो ये वक्फ बोर्ड क्या है, ये माफिया बोर्ड है, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। मुझे लगता है कि ये वाला जो वाक्यांश था ना, डेंटिंग पेंटिंग वाला, उससे बरेलवी साहब की सटक गई है। क्योंकि डेंटिंग पेंटिंग में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। आप कार वार चलाते हैं, हमारे दर्शकों में बहुत लोगों के पास होगा, तो डेंटिंग पेंटिंग जो होता है उसमें कार की बॉडी पर बहुत सारा अत्याचार किया जाता है और बहुत सारी नई चीजें जोड़ी जाती हैं, कुछ चीजें घटाई जाती हैं, तो इससे हुआ होगा। दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कौम है ये ऐसी ही भाषा समझती है। आपने अक्सर देखा होगा कि अभी का जो मौसम है, सर्द रात, उसमें जब आप बाइक से या कार से जाएंगे तो कुछ जीव जो होते हैं वो भाव भाव करते हुए आपकी गाड़ी के पीछे लग लेते हैं, लेकिन आप जैसे ही पलट के उनको देखेंगे या कुछ कहेंगे भाग वे, तो वो चुपचाप कौं कौं करते हुए अपने कंदरा में या अपने जहां कहीं भी दुकान के पटरे पर, गली में, जहां भी होंगे वो छुप जाते हैं। तो ये लोग जो हैं, इनका यही इलाज है, ये ऐसी ही भाषा समझते हैं। और इसीलिए, और जिस बरेलवी की आप बात कर रहे हैं, इसका एक ध्येय तो ये था कि ये कुछ अनाप शनाप बोले और इसको थोड़ा सा, जिसको हमारी भाषा में, पत्रकारिता की भाषा में कहते हैं कि थोड़ा सा प्रिंट टाइम मिल जाए या स्क्रीन टाइम मिल जाए, वो स्क्रीन टाइम इसको पर्याप्त मिल गया। लेकिन ये मूर्ख भी है और अनपढ़ भी है, क्योंकि अभी कल मैं देख रहा था, ये वक्त वाली बात पर मैं आऊंगा, बस एक क्षेपक जोड़ दूं
कल मैं देख रहा था इसकी कहीं बहस हो रही थी किसी एक्स मुस्लिम से। उस एक्स मुस्लिम ने कुरान से सफ़े दर सफ़े दिए और एक बात पर बात अटक गई। उस एक्स मुस्लिम ने पूछा कि शराब पीना हराम है या हलाल। उसके बाद जो इसने नाचना शुरू किया भाई साहब, लगा कि ये जैसे अपने बाल वाल, ये वेशभूषा तो अजीब सी बनाता है ना, वो एक टोपी पहनता है, उसके ऊपर ये अजीब सी चादर, लगता है जैसे ये सीधा अरब से अभी आया है या ईरान से, तुरान से, कहीं से। लगा कि ये बाल वाल नोच के अपने वहीं फर्श पर लोटने लगेगा, नाचने लगेगा, उसकी किसी बात का ये नहीं दिया। ये क्षेपक इसलिए मैंने कहा है कि इन लोगों की किसी भी बात में कोई दम नहीं है, ये अवैध अतिक्रमणकारी हैं, और जब तक सरकार इनको सहती है, जब तक सरकारें इनको वोट बैंक के चक्कर में तरह देती हैं, जब तक अखिलेश यादव जैसे लोग होते हैं जो आजम खान को कुंभ का इंचार्ज बनाते हैं, आजम खान जैसे लोग जो कहते हैं कि फलाने पुलिस कमिश्नर से जूते साफ करवाऊंगा या जो भी करवाऊंगा, या चड्डी का रंग जो बताता है किसी नेत्री का, उस व्यक्ति को जब तक सरकारों ने सह दिया तब तक उसने क्या किया वो देख लीजिए, और अभी उसकी क्या दुर्गति है वो देख लीजिए। और ये पूरा बवाल इसी बात का है कि इनके अवैध अतिक्रमणों पर, इनकी अवैध लूट पर अब लगाम लग गई है। तो ये जो योगी ने उपाय सुझाया है, बस यही उपाय करना है और इसी से ये लोग सुधरेंगे, बस इतनी सी बात है। जी बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। खैर कितनी जमातें हैं। मुझे एक हिंदी फिल्म का गाना याद आ रहा है और उस पर एक जो है तुकबंदी, थेथर के दो आगे थेथर, थेथर के दो पीछे थेथर, आगे थेथर पीछे थेथर, गिन लो कितने थेथर। ऐसे थेथर, चाहे वो हैदराबाद वाला हो वो थेथर, चाहे वाकई थेथरई को अंजाम देने वाले संभल के थेथर हो, ऐतिहासिक रूप से राम जन्मभूमि पर थेथरई करने वाले, और संयोग देखिए आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम श्री राम लला विराजमान के पंचांग तिथि द्वारा 1 साल पूरा हुआ है, जो हमारी भारतीय कैलेंडर है। ये थेथरई लगातार, एक चीज मैंने देखी है, मैं करीब 15 एक दिन गुजरात में रहा था, और विधानसभा चुनाव से पहले, ये नहीं इससे पहले की विधानसभा चुनाव, यानी काफी पहले की बात कर रहा हूं, और बड़ा इंटीरियर घूमा था, लगभग पूरा बिहार कवर किया था। तो एक आधा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा वाली यात्रा थी। मैं और एक हमारे मित्र थे, बाबा रामदास के रूप में लोग जानते हैं उनको। हम दोनों करीब 15-18 दिन गुजरात घूमे थे। एक चीज बड़े साफ तौर पर यह पता चली थी कि जैसे चाबी कसी जा रही है इस समय योगी आदित्यनाथ द्वारा, गुजरात में व्यालोक जी, नरेंद्र मोदी ने यही करके दिखाया इनके साथ। ऐसी चाबी भरी, वो आप गुजरात में, आज के गुजरात में आप घूमिए, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा, निश्चित रूप से दिखाई देता है, इनके व्यवहार में दिखाई देता है, इनकी कारकुर्दगी में दिखाई देता है, ये अतिक्रमण से किस तरीके से परहेज करते हैं उसमें दिखाई देता है। ये अहमदाबाद की उन तंग गलियों में जहां रात के 2 बजे 3 बजे तक ये हंसी ठट्टे और चाय की दुकानों के बहाने ये अपनी जमातें फैलाते थे, उन बदले हुए माहौलों को आपको देख के लगेगा। इंटीरियर गुजरात में आप चले जाइएगा, वहां भी दिखाई देगा। यानी इन थेथरों का इन्हीं की भाषा में औकातीकरण, ये सबसे अच्छा उपाय है। और जैसे ही आप ये उपाय कर लेते हैं, ये अच्छे कबाड़ी हो जाते हैं, ये बड़े अच्छे रफूगर हो जाते हैं, ये आपके कपड़ों में अच्छा रफू करेंगे, आपके तमाम काम करेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ ने वही फार्मूला न सिर्फ समझ लिया है, बल्कि उसको बहुत कायदे से शीशे में उतार भी रहे हैं, और यही इनका जो है पैन इंडिया फार्मूला है अगर इनसे निपटना है तो। फिर मैं पूछूंगा कि यह संभव कैसे होगा? क्या यही मैकेनिज्म इनको कंट्रोल कर सकता है, काबू कर सकता है? इनका जो ये चारित्रिक नसबंदी है, क्या ये जारी, यही सबसे बेस्ट इनका इलाज है व्यालोक भाई?
एकदम आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और देखिए, योगी हो या मोदी हो, उन्होंने समस्या की जड़ को समझ लिया, पकड़ लिया। और इसीलिए आप देखिए कि तमाम उलटफेर के बावजूद, तमाम उछल कूद के बावजूद, मुझे आज तक की सर्वाधिक प्रिय तस्वीर राजनेताओं में एक वही लगती है जब मोदी आए थे, और वो शायद राजभवन की थी तस्वीर, जब योगी के साथ वो टहल रहे हैं। 2-3 तस्वीरें उस समय की नुमाया हुई थी। एक में कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, एक में बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राजभवन, उसका पूर्वी बरामदा जी। और दोनों की इस मामले में दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है। और जिस किसी भी नेता को इनका उपाय करना होगा, इस्लाम नाम के वायरस से निपटना होगा, उसको यही उपाय समझ में आएगा। वरना ब्रिटेन की हालत होगी, जहां पर अभी भी इस बात को नहीं समझा जा रहा है। और वो लोग तो खैर अपनी बेटी को, हमारे यहाँ एक शब्द है, पहले प्रचलन में था, अब तो नहीं है, बेटी बेचवा कहते हैं। तो इंग्लैंड के लोगों को अगर बेटी बेचवा कह दिया जाए, जो लोग अपनी बेटियों के बलात्कारों को छुपा रहे हैं, हंस रहे हैं, उस पर गुस्सा होने के बजाय, रंज होने के बजाय राष्ट्रीय जांच की मांग को खारिज कर रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं होगी। इसीलिए आप देखिए कि ये उपाय मोदी से होकर योगी तक रुका नहीं है। आप देखिए कहीं भी, चाहे उत्तराखंड में देख लीजिए, धामी को देख लीजिए, आप असम चले जाइए, वहां आप देख लीजिए, हिमंता को देख लीजिए, आप हरियाणा में देख लीजिए, कहीं भी अगर इनसे निपटना होगा तो ठीक इन्हीं की भाषा में। अच्छा देखिए, ये बड़ी डरपोक कौम भी है, क्योंकि भाई पूर्वज तो वही थे ना, जिन्होंने तलवार के डर से या तो सलवार खोल दी या सलवार पहन ली। पुरुषों ने पहनी, महिलाओं ने खोली। तो वो जो डर का जीन अभी भी स्पष्ट है। इसलिए इनकी भीड़ से डरे बिना, और वही काम योगी ने किया। उन्होंने लखनऊ में, मुझे सीए के समय का याद है, पूरे देश में, यहां तक कि दरभंगा जैसी जगहों पर इन लोगों ने टेंट, मजीरा, बाल, ढोलक, मृदंग लेके पूरा एक मजमा सजा दिया था, एक सर्कस बना दिया था। और मैं लखनऊ में ही था उस समय। लखनऊ में कहीं कुछ नहीं। एक बार इन लोगों ने कुछ कोशिश की थी, तो पता चला कि जाड़े की इन लोगों उसका साक्षी मैं, जी, आप साक्षी होंगे। पूरी घटना का भरी ठंड, दर्शकों के सामने मैं बता दूं, भरी ठंड, शामियाना लग गया था। लखनऊ से जो लोग भी वाकिफ हैं, इमामबाड़े की साइड में जो खड़ा हुआ है घंटाघर, उसके सामने का मैदान, वहां पर शामियाना सज गया था, रजाइयां, गद्दे और तमाम जो है कारें जो शाहीन बाग में हिलती रहे, उस तरह का जलसा हो गया था। और हम लोगों ने उत्सुकता बस थोड़ा सा वहां रुकने का प्रयास किया, और अचानक हमारे सामने वाटर कैनन शुरू हुआ। सर्द रात में वाटर कैनन, और 2 मिनट में वो पूरा का पूरा जलसा न जाने कहां निपट गया, देखते देखते हमारे। बहरहाल एक चीज और जिसपे साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है, हम हमेशा समस्याओं के साथ समाधान की बात करते हैं। व्यालोक भाई, आपने बड़ा अच्छा अभी गिनाया कि वो, हमने नरेंद्र मोदी के गुजरात की बात कही। 2014 में तो नरेंद्र मोदी दिल्ली चले आए हैं। उसके बाद से आपने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ का हम लोग देख ही रहे हैं, वही हमारी विषय प्रस्तावना है, उसी पे बात कर रहे हैं कि बरेलवी मौलाना जो है 2 मिनट में पुसअप वर्षा पे आ गए, वक्फ छोड़ के, है ना। उसके आगे जो एक्सटेंशन आपने दिया, आपने धामी की सरकार को गिनाया, आपने हेमंता बिश्व शर्मा की सरकार को गिनाया, राजस्थान में देख लीजिए, आप हरियाणा में देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए। यानी कि एक चीज तो साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जिस अपने सिस्टम को डबल इंजन की सरकार कहती है, यानी जहां जहां डबल इंजन है, यह एक राष्ट्रीय नीति के रूप में एज अ पार्टी, और उसके जो भी प्रशासक हैं, जहां जहां जो भी मुख्यमंत्री हैं, वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए इन थेथरों से कैसे निपटे, इसके लिए उसने एक राष्ट्रीय फार्मूला ड्रा कर लिया है। बाकी कोई क्या कर रहा है, ये तो वहां के मतदाताओं पर निर्भर करेगा कि वो कैसे डबल इंजन की सरकार ले आए और इस मुसीबत से निजात पाए। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि एक राष्ट्रीय इलाज वो कम से कम बीजेपी ने खोज लिया है कि जब हम शासन में आएंगे तो उनके नेता एक दूसरे के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, हम कौन इसमें आगे है, कौन इसमें पीछे है, इससे नहीं,
समस्या का समाधान करने में क्या अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए सीख चुकी है, और उसको न सिर्फ सीख चुकी है बल्कि अप्लाई कर रही है? भाजपा हमेशा से इस सच को जानती थी, जनसंघ के जमाने से या उससे भी पहले, जब से संघर्षरत है। एक सच्चाई यह है कि मुसलमानों ने इस देश का बंटवारा किया। मुसलमान हमेशा से टू नेशन थियरी में यकीन करते थे। मुसलमान इस बात को मानते हैं कि ये पूरी धरती पर उनका नाजायज हक है, और किसी भी काफिर को जिंदा रहने का हक तब तक नहीं है जब तक वो इस्लाम में ना आ जाए। ये 4 मूल प्रस्तावनाएं हैं, और भाजपा ने अब अच्छी बात यह है कि इलाज का इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है। जानती तो वो है भी, लेकिन आप देखिए बिहार में इस तरह का इलाज नहीं हो पा रहा है। उसकी कुछ मजबूरियां हैं, वो हमारे जिम्मे, चूंकि अभी और नर्क झेलना है बहुत सारा, कितने साल झेलना है मुझे नहीं पता, लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा है उस पर वो अलग वीडियो का विषय है। तो वो नहीं हो रहा है, लेकिन जहां जहां भाजपा अपने दम पर बहुमत में है उसने ये दिखाया है, और यही करना हो। और सबसे ज्यादा छटपटाहट क्यों है अवनीश जी? ये जो पूरा खेमा है, सेकुलर, लिबरल, वामी, कौमी, कोंगी, ये सब खेमे में क्यों घबराहट है? क्योंकि 75 वर्षों से जो मलाई दे देकर इन लोगों ने पूरा एक वोट बैंक बनाया है, जिहादियों को, बांग्लादेशियों को, अवैधों को वैध बना बनाकर, उस पर खतरा आ गया है। क्योंकि ये देखते हुए करते हुए अब हिंदू जनता जो डरी सहमी, जो सचमुच डरी सहमी इस देश की 10th क्लास या 12th क्लास सिटीजन थी, अब उसको यकीन होने लगा है कि अरे यार ये तो हो सकता है, ऐसा तो नहीं है यार। संभल वाला देख रहे हैं लोग कि बावड़ी दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है, स्वच्छ होती जा रही है। उसका क्या स्वरूप? साहब 3 मंजिल की बावड़ी को ढक दिया। बिल्कुल ठीक बात, कमाल कर दिया। ठीक बात। तो इसलिए बिल्कुल ठीक बात, ये छटपटाहट विरोधियों में है, और भाजपा को मंत्र मिल गया है, संजीवनी मिल गई है। अब बोटॉक्स का इंजेक्शन देकर सब दाग को, झुर्रियों को मिटाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और जब आपके सामने आपकी उंगलियों से चुनी, आपके मतदान से चुनी हुई एक ऐसी सरकार आती है जो भारत में 370 जैसे भारत को तोड़ने वाले, भारत की एकता को कमजोर करने वाले मामले को खत्म कर देती है, तो वहां से ये रास्ता खुलता है कि जी हाँ साहब, सरकार अगर फेवरेबल है तो ये सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। और जनता ने भी ये समझ लिया है कि इन थेथरों का इलाज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र प्रथम वाली राजनीति के सामने है, जहां वो भूखा इनको भी नहीं रहने देते, मकान इनको भी देते हैं, सरकारी सुविधाएं इनको भी देते हैं, लेकिन जब भी ये थेथराई करते हैं तो कोई योगी आदित्यनाथ, कोई हेमंता बिश्व शर्मा, कोई धामी डंडा उठाते हैं और कायदे से कहते हैं। और जिसका असर कुछ यूं होता है कि बरेलवी मौलाना जो 54 बीघे जमीन को अब इलाहाबाद, उनके लिए इलाहाबाद ही है, प्रयागराज नहीं है, मेरे से गलती नहीं हुई है, मैंने जानबूझ के कहा है, इलाहाबादी किसी सरताज के फर्जी क्लेम पर वकफ की जमीन बता बैठे थे, वो अब पुष्प वर्षा पर उतर आए हैं और योगी जी के बयानों का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, भूमाफियाओं ने खुर्द-बुर्द कर दिया है। मौलाना, भूमाफियाओं ने नहीं खुर्द-बुर्द किया है, वकफ चाहे राष्ट्रीय हो चाहे स्टेट वकफ हो, ये वक्फ ही भारत की सबसे बड़ी लैंड जिहादी है, अतिक्रमणकारी है, जिसका इलाज लगातार हो रहा है। इसलिए थेथर के दो आगे थेथर, थेथर के दो पीछे थेथर, आगे थेथर पीछे थेथर, गिन लो कितने थेथर, क्योंकि इस तरह के शासन व्यवस्था, प्रशासक भारत में तैयार हैं और उन्होंने तुम्हारा इलाज खोज लिया है बीमारों। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक जी को दिन के आज इस पहले वीडियो में अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।